हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं वरुण, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो घबराइए मत, हम आपके बीच में उपस्थित हैं कुछ ऐसी वीडियोज़ लेकर जो आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी कराने में मदद करेंगी। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? लग रहा होगा आपको, सोच रहे होंगे आप कि आज सर इस वीडियो में क्या बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो अभी जैसे आपको पता है कि 50% जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और जैसे आपको पता है जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न भी हो सकते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, वो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो वन वर्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो बच्चों, घबराइए मत, ये वीडियो आपकी मदद करेगी। आज इस वीडियो में जिस विषय की हम बात करने जा रहे हैं वो आपकी सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है आय तथा रोजगार का निर्धारण। स्क्रीन पे भी देख रहे हैं आप, आय तथा रोजगार का निर्धारण। क्या होता है आय तथा रोजगार का निर्धारण, और इसमें से, इस विषय में से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है? 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन अगर किसी एक टॉपिक से आने की संभावना है तो वो 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो आप समझ पा रहे हैं कि 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपकी मदद करेगी। जब आपसे ये पूछा जाए कि एक सरकार रहित बंद अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स, ये के घटक क्या होंगे, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सरकार रहित यानी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, बंद अर्थव्यवस्था यानी शेष विश्व भी नहीं है। कौन से सेक्टर हैं? 2 ही क्षेत्र हुए यहाँ पे, यानी ये 2 क्षेत्र मॉडल की बात हो रही है, 2 सेक्टर मॉडल की बात हो रही है। तो 2 क्षेत्र कौन से बात हो रहे हैं, किन की बात हो रही है? एक गृहस्थ क्षेत्र और एक उत्पादक क्षेत्र। तो गृहस्थ क्षेत्र क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और उत्पादक क्षेत्र क्या करता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये आपने समझा, तो ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आए 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक, तो आप लिख देंगे AD इज इक्वल टू C+I। ओके, अगर 3 क्षेत्र हो यानी सरकार भी शामिल हो, सरकार सहित हो, तब आप क्या करेंगे? सरकार भी शामिल हो तब आप क्या करेंगे? AD इज इक्वल टू C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस G यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पूछी जाए तो इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक सरकार सहित खुली अर्थव्यवस्था। सरकार सहित यानी उत्पादक क्षेत्र और परिवार क्षेत्र तो पहले से ही है, और सरकार भी है, और खुली अर्थव्यवस्था यानी शेष विश्व भी आ गया इसमें। तो फिर ये इसमें क्या होगा? AD इज इक्वल टू C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड कौन सा जुड़ेगा? और X माइनस M, X फॉर एक्सपोर्ट, M फॉर इम्पोर्ट। और एक्सपोर्ट में से जब हम इम्पोर्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निवल निर्यात। तो क्या जोड़ दिया हमने? उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय तथा निवल निर्यात। या इन चारों को जोड़ने के बाद हमको मिल गई समग्र मांग। किस क्षेत्र की? चारों क्षेत्रों की, जिसे हम कहते हैं सरकार सहित खुली अर्थव्यवस्था। तो उम्मीद है अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन इससे बनते हैं इस छोटे से विषय से, वो हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की शेप की। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, वो है क्या एग्रीगेट डिमांड कर्व पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, क्या वहां से स्टार्ट हो रहा है? क्या एग्रीगेट डिमांड मूल बिंदु से स्टार्ट हो रही है? क्या नहीं, एग्रीगेट डिमांड कभी मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होती, 0 से स्टार्ट नहीं होती। रीजन है इसका, वाई?
क्या है रीज़न? क्योंकि आपको पता है एग्रीगेट डिमांड का एक मुख्य घटक है कंजम्पशन, और कंजम्पशन एक ऐसा घटक है जो इनकम के जीरो होने पे भी कभी जीरो नहीं होता। देयर इज ऑलवेज ए ऑटोनॉमस कंजम्पशन देयर, मतलब वहाँ एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा होता है, जिसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं, वो हमेशा वहाँ पे होता है। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन के कारण इनकम अगर जीरो भी हो जाए तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन जीरो होता नहीं, और क्या होता है वहाँ पे जैसे हमने पहले बात की, वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो कर्व है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती। चलिए यहाँ तक हमने चर्चा कर ली, आगे बढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई है, यानी पॉजिटिवली स्लोप्ड है। और आप देख रहे हैं कितने डिग्री एंगल पे है ये? 45 डिग्री एंगल पे। क्यों है 45 डिग्री एंगल पे? क्योंकि OX पे क्या लिया हुआ हमने? नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट लिया हुआ है, ठीक है। और हमने OY पे क्या लिया हुआ? एग्रीगेट सप्लाई ली हुई है। और मैंने पहले आपको बताया था एग्रीगेट सप्लाई होती है वही नेशनल इनकम होती है एक अर्थव्यवस्था की। और ये जब दोनों बराबर हैं एग्रीगेट सप्लाई, तो नीचे की वैल्यू OX पे जो वैल्यू है और OY पे जो वैल्यू, अगर वे बराबर हैं तो जो एक उनको मिलाएंगे हम, जो कर्व बनेगी वो 45 डिग्री पे ही बनेगी। तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो 45 डिग्री एंगल पे होती है। ये क्लियर हुआ होगा। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व यानी समग्र पूर्ति वक्र का जो शेप है, आकार है, वो किस प्रकार हो सकता है। तो आप बड़ा अच्छी तरीके से आप इसको बता सकते हैं, समग्र पूर्ति वक्र का जो शेप है वो कैसा होता है? वो समग्र पूर्ति वक्र का शेप 45 डिग्री एंगल पे पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई यानी जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक देश की नेशनल इनकम होती है, और जो इनकम है वो या तो कंज्यूम कर ली जाएगी या वो सेव कर ली जाएगी, या तो उसका कंजम्पशन होता है या उसकी सेविंग होती है। तो जब हम बात करते हैं AS की, तो AS जैसे नेशनल इनकम ही है, तो हम कह सकते हैं AS के दो घटक हैं, एक कंजम्पशन और एक सेविंग। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं AS इज इक्वल टू C+S। तो यदि आपको एग्जाम्स में एक 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आए कि एग्रीगेट सप्लाई के घटक कंपोनेंट्स क्या हैं, और आपके सामने फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो 4 फॉर्मूले हो सकते हैं। AS इज इक्वल टू C+I दे दिया, AS इज इक्वल टू C+S दे दिया, AS इज इक्वल टू समथिंग एल्स दे दिया, और लास्ट में ये भी लिख दिया इनमें से कोई नहीं। ये इनमें से कोई नहीं बड़ा होता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी इनमें से कोई ना हो। तो आपने क्या देखना है? AS इज इक्वल टू C+S। इसका आंसर होगा AS इज इक्वल टू C+S। तो C क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, S क्या है? सेविंग। अब थोड़ा सा हमें ना कंजम्पशन और सेविंग की भी बात करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है और सेविंग फंक्शन क्या है, यानी उपभोग फलन क्या है और बचत फलन क्या है। तो उपभोग फलन की जब हम बात करते हैं तो कंजम्पशन का जो फंक्शन है वो क्या है? तो जो आप एक स्क्रीन पे ये इक्वेशन देख पा रहे हैं, कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्मॉल c से मैंने लिखा हुआ है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B इंटू वाई। बी यहाँ पे है MPC, बी MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC जिसे बोलते हैं, और Y नेशनल इनकम। तो क्या देख पा रहे हैं इस इक्वेशन से कि भाई जो कंजम्पशन है, वो उपभोग है, वो आय का फलन है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन से भी वो प्रभावित होता है। तो अगर कंजम्पशन आपको कभी भी निकालना, देखो कई बार एग्जाम्स में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन में एक मदे दे दी जाएंगे, आपको नेशनल इनकम बता दी भाई इतनी है, MPC इतना है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन इतना है, और फिर 4 ऑप्शन दे दिए, कंजम्पशन कितना होगा, 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से ठीक बताओ। तो तुरंत आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस MPC जितनी दे रखी है MPC लिखो, और मल्टीप्लाई किससे करो? जितनी नेशनल इनकम दे रखी है उसको लिखो, और नेशनल इनकम को MPC से मल्टीप्लाई करो, और उसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन जोड़ दो, जो आए वो कंजम्पशन की वैल्यू है, 4 ऑप्शन में दिया होगा, उसको टिक कर दो।
ऐसे इसको कर सकते हैं। आपसे कंजम्पशन इक्वेशन पूछी जा सकती है, कंजम्पशन फंक्शन पूछा जा सकता है कौन सा सही है। तो ये जो लिखा हुआ है कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इनटू वाई, ये है। चलिए अब सेविंग की बात करते हैं, सेविंग फंक्शन की बात करते हैं। तो सेविंग फंक्शन क्या है? सेविंग इज इक्वल टू माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यानी माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्यों लिखा हमने? इसलिए लिखा कि जो माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जब इन व्यक्ति की इनकम जीरो होती है तब ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है ना। तो वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा कहाँ से? सेविंग से ही तो होगा। तो वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन उसकी सेविंग को माइनस करता है। जितने ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतने उसकी सेविंग को माइनस करता है, क्योंकि इनकम तो जीरो है, पैसा तो है नहीं व्यक्ति के मतलब उस समय। तो फिर वो कहाँ से आएगा? वो सेविंग से आएगा। तो जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो सेविंग को उतना ही माइनस कर देता है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस क्या जोड़ रहे हैं अब इसमें? 1 माइनस बी। बी यहाँ पे क्या है? एमपीसी के लिए हमने लिखा हुआ है, आप नीचे देख पा रहे हैं, एमपीसी के लिए लिखा हुआ है हमने बी। और 1 माइनस बी क्या होता है? यानी 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी होता है क्या? एमपीएस को कहते हैं 1 माइनस एमपीसी। तो आगे हम इसकी बात भी करेंगे 1 माइनस एमपीसी एमपीएस को क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीएस इनटू नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन है। तो सेविंग फंक्शन भी पूछा जा सकता है, तो अब याद रखिएगा ये सेविंग फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंजम्पशन कर्व की। कंजम्पशन कर्व की, उपभोग वक्र। उपभोग वक्र कैसा होता है? उपभोग वक्र देखिए ऊपर बढ़ती हुई एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन होती है उपभोग वक्र, ठीक है। ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये ओ से स्टार्ट नहीं है, मतलब जो मूल बिंदु है हमारा वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा जीरो से? वो इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा जीरो से क्योंकि एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। यानी जब जीरो पे हम बात कर रहे हैं वहाँ नेशनल इनकम जीरो है, और नेशनल इनकम जीरो भी होगी तब भी कुछ ना कुछ एक अर्थव्यवस्था में ऑटोनॉमस कंजम्पशन जरूर होगा। और वो कहाँ से होगा? वो आपको बताया कि जब मैंने पहले भी बताया अभी कि अगर इनकम जीरो होती है तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, और वो सेविंग उतनी ही सेविंग माइनस हो जाती है, बट ऑटोनॉमस कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा। और यानी अगर इनकम जीरो भी हो जाएगी, कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू होगी ऑटोनॉमस कंजम्पशन के रूप में जो रहेगी। तो इसलिए ये जो सी कर्व है वो मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होती, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन उसमें हमेशा जुड़ा रहता है। फिर उसके बाद ये जो कंजम्पशन कर्व है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, और मैंने इसमें ये लिखा हुआ है सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये पूछा जा सकता है पेपर के एग्जाम्स में आपसे कि जो उपभोग है क्या यह जीरो हो सकता है? तो आपने उत्तर देना नहीं, या ऐसा स्टेटमेंट दी हो सकती है सी नॉट इक्वल टू जीरो। क्या है? सत्य है, सत्य है। सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे आप इसमें इस चित्र में देख पा रहे हैं सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये होता है, ये सत्य है, सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। और क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है इस वजह से। और ये इक्वेशन में भी आप समझ पा रहे हैं कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी यहाँ पे क्या एमपीसी है इनटू नेशनल इनकम वाई। ओके, तो कंजम्पशन कर्व आपको क्लियर हो गई होगी, पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है, ओ से स्टार्ट नहीं होती, मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंजम्पशन के कर्व के और इनकम कर्व के रिलेशन की। अब देख पा रहे हैं जो ये वाई कर्व है जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया था, एएस कर्व बनाई थी। एएस कर्व यानी एएस कर्व ही वाई कर्व है। तो जो मैंने आपको एएस कर्व बनाई थी वो 45 डिग्री पे, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 45 डिग्री पे होती है। और जो कंजम्पशन कर्व है वो भी पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है, परंतु वो मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होती, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होती है, जिसमें आप ऑटोनोमस कंजम्पशन देख पा रहे हैं। स्क्रीन को ध्यान से देखिए, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो इनकम के बढ़ने के साथ कंजम्पशन भी बढ़ता है, पर उतना नहीं बढ़ता जितनी इनकम बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि हमने पहले चर्चा की थी कि इनकम का एक भाग कंज्यूम किया जाता है और एक भाग सेव किया जाता है। इसलिए तो जो एक भाग कंज्यूम किया जाता है, और कितना भाग कंज्यूम किया जाएगा यह निर्भर करता है एमपीसी कितनी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है, एमपीसी कितनी है, यानी बी जो मैंने आपको बी बताया था उस आपने इक्वेशन में देखा होगा, उस पर डिपेंड करता है।
तो अब देखिए, अब हम देखते हैं इस कर्व को, इस डायग्राम को, जिस डायग्राम में हम दो कर्व देख रहे हैं। एक एएस कर्व है जो एक पॉजिटिवली स्लोप्ड एक सीधी 45 डिग्री की रेखा है, और एक कंजम्पशन कर्व है जो पॉजिटिवली स्लोप्ड है और ओ से स्टार्ट यानी मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ओ एक्स पे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को लिया हुआ है, ओ वाई पे कंजम्पशन और एएस को हमने लिया हुआ है। और आप ये देख रहे हैं हमने 3 पॉइंट लिए हुए हैं कंजम्पशन कर्व पे, ए, ई और बी। कंजम्पशन कर्व पे 3 पॉइंट बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ए, ई और बी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो ई पॉइंट है बच्चों, ई पॉइंट जहाँ एएस और कंजम्पशन कर्व दोनों एक दूसरे को काट रही है, ई पॉइंट जहाँ कंजम्पशन और नेशनल इनकम दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजम्पशन और इनकम, नेशनल इनकम बराबर हैं, तो इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर सी इज इक्वल टू वाई। ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ सी और वाई बराबर हैं। ओके, अब एक चीज़ और आपको पता चलनी चाहिए, ई पॉइंट से पहले अगर हम बात करें, ई पॉइंट से अगर हम पहले की बात करते हैं ए पॉइंट की, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, वहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, ठीक है। और हम ई पॉइंट से आगे बढ़ते हैं अगर कंजम्पशन कर्व पे, तो बी पॉइंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो कंजम्पशन है वो नेशनल इनकम से कम है, यानी इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है, यहाँ पे कंजम्पशन कम है। अब एक धारणा और देखिए, एपीसी। एपीसी क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, एपीसी का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, एपीसी कैसे निकाली जाती है, क्या होती है एपीसी। एपीसी होती है कंजम्पशन ओवर इनकम, कंजम्पशन ओवर इनकम, कंजम्पशन बटा उपभोग बटा आय, ये तरीका होता है एपीसी ज्ञात करने का। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हिंदी में कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करने का क्या सूत्र है, उपभोग बटा आय, ठीक है। तो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। और हम जब अगर इस चीज़ को देखें, ए पॉइंट पे देखें एपीसी कितनी होगी, तो ए पॉइंट पे एपीसी कितनी होगी बच्चों, ध्यान से देखिए। ए पॉइंट पे क्या है, जो कंजम्पशन जो कि अंश है, नोमिनेटर है, इनकम जो कि डिनोमिनेटर यानी हर है, अंश ज़्यादा है और हर कम है, और जब अंश ज़्यादा होता है और हर कम होता है तो भागफल जो आता है वो एक से ज़्यादा आता है हमेशा, ठीक है। तो ई पॉइंट से पहले, ई पॉइंट से पहले जो एपीसी होगी वो हमेशा क्या होगी, मोर देन 1। ई और ई पॉइंट पे देखिए, ई पॉइंट पे क्या है, कंजम्पशन और इनकम बराबर है, तो ई पॉइंट पे क्या होगा, तो कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर है, यानी अंश और हर दोनों बराबर हैं। तो जब अंश और हर बराबर होते हैं तो क्या आता है, भागफल क्या आता है, एक। बिल्कुल सही आपने समझा। तो ई पॉइंट पे जो हमारा एपीसी है वो कितना है बच्चों, ई पॉइंट पे एपीसी है हमारा 1, एपीसी है 1। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट पे देखिए, कंजम्पशन कम है यानी अंश कम है और हर ज़्यादा है। जब अंश कम हो, हर ज़्यादा हो, और कम को जब ज़्यादा से भाग देंगे तो क्या आएगा, बताइए वैल्यू क्या आएगी, एक से ज़्यादा आएगी, एक आएगी, या एक से कम आएगी, सही पकड़े हैं, एक से कम आएगी। तो बी पॉइंट पे एपीसी क्या होगी, एक से कम होगी, लेस देन 1। तो अब हमने यहाँ देखा ए पॉइंट पे एपीसी ग्रेटर देन 1, ई पॉइंट पे एपीसी इक्वल टू 1 और बी पॉइंट पे एपीसी लेस देन 1। इससे बच्चों क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने ये समझना है कि एपीसी ग्रेटर देन 1 कब होती है, पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन हो सकते हैं, सी इज इक्वल टू वाई, सी ग्रेटर देन वाई, सी लेस देन वाई, इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी। तो क्या बताएंगे आप, क्या ध्यान रखेंगे, एपीसी ग्रेटर देन 1 कब होती है, एपीसी ग्रेटर देन 1 जब होती है जब अंश यानी सी हर से ज़्यादा हो, यानी वाई से ज़्यादा हो, सी ग्रेटर देन वाई, वो वहाँ पे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेविंग और डिस सेविंग की। कहाँ सेविंग होती है और कहाँ डिस सेविंग होती है। इस चित्र को देख के आपको समझ में आ गया होगा
कि इस चित्र में मैंने आपको एक सेविंग कर्व भी बनाया हुआ है। नीचे सेविंग कर्व आप देख रहे हैं, मैंने इसमें आपको सेविंग कर्व बनाने के लिए इनकम और कंजम्पशन कर्व की मदद ली है। इनकम कर्व 45 डिग्री पर है और कंजम्पशन कर्व जैसे आपको पता है कि वो थोड़ा मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होती है और पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है ना। बट एक लेवल होता है जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जिसके लिए मैंने पहले ए पॉइंट दिया हुआ था। उस पॉइंट से जहाँ सी और वाई दोनों बराबर हैं, उससे पहले कंजम्पशन ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है। और बच्चों आप खुद सोचिए, जब इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है तो वो कंजम्पशन कहाँ से हो रहा होगा? पहली सेविंग से ही हो रहा होगा। तो हम क्या समझ पाए यहाँ पे कि जब तक कंजम्पशन और इनकम बराबर नहीं हो जाती उस पॉइंट तक सेविंग क्या रहती है? सेविंग माइनस में रहती है। और जब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाती हैं, यानी देश में जितनी नेशनल इनकम है उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, अगर दोनों बराबर हैं तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों? उस स्थिति में ये होगा कि जो सेविंग है वो क्या होगी? सेविंग जीरो होगी। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। जब इनकम और बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ने लगता है, बट इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा बढ़ रही होती है और एक हिस्सा सेविंग किया जा रहा होता है, तो सेविंग क्या हो जाती है? उस पॉइंट के बाद पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सेविंग इज इक्वल टू जीरो कब होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का। सेविंग इज इक्वल टू जीरो कब होती है? तो आपके सामने पॉइंट लिखे होंगे, शट डाउन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे, और ये मतलब वेयर एपीसी इज ग्रेटर देन 1, समथिंग इस तरह का कुछ पूछा जा सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है? ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग जीरो होती है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है वहाँ सेविंग जीरो होती है। तो सेविंग जीरो होती है जहाँ कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हमने क्या क्या चीज़ समझी हैं कि सेविंग नेगेटिव कब होती है? व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, व्हेन सेविंग इज जीरो। अब स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सेविंग इज जीरो। मैंने 3 सिचुएशन रखी हुई है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने एक आपके सामने बच्चों वो जो मैंने आपको पहले भी बताया था सेविंग फंक्शन, वो भी रखा हुआ है, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी, जिसे हम MPS भी कह सकते हैं, इनटू वाई। और 3 स्थितियां हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एपीएस की। एपीसी की बात मैं पहले कर चुका हूं आपसे, अब मैं आपसे एपीएस की बात करने जा रहा हूं। एपीएस क्या है? एपीएस का होती है सेविंग अपॉन इनकम, सेविंग अपॉन इनकम। एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, ठीक है। तो एपीएस को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत बचत प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, औसत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति होती क्या है? बचत बटा इनकम, ये इसका तरीका है निकालने का। और एपीएस की वैल्यू की हम बात करते हैं। मैंने आपके सामने अभी पिछले एक चित्र में, डायग्राम में आपके साथ में सेविंग की 3 स्थितियां रखी थी। एक सेविंग जब नेगेटिव थी, एक सेविंग जब जीरो थी, और एक सेविंग जब पॉजिटिव थी, ठीक है। हमने 3 स्थितियां रखी थी। अब हम उन 3 स्थितियों के अनुसार फिर इस डायग्राम में देखते हैं और एपीएस देखते हैं। एपीएस निकालने का तरीका क्या है? सेविंग बटे इनकम, यानी सेविंग अंश है और इनकम हर है। जब अंश को हर से भाग देते हैं तो भागफल कैसे आएगा? अगर अंश नेगेटिव है तो भागफल भी नेगेटिव आएगा। तो यानी जब सेविंग नेगेटिव होती है तब एपीएस भी क्या होता है? एपीएस भी हमारा नेगेटिव होता है, यानी एपीएस भी हमारा जीरो से कम होता है। एपीएस एक ऐसा है जो जीरो से कम हो सकता है। और बाकी जो धारणाएं आप जानते हैं, एपीसी, एमपीसी, एमपीएस, वो कभी जीरो से कम नहीं होते। कम से कम जीरो हो सकते, जीरो से कम नहीं हो सकते। एपीसी तो जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस केवल एपीएस ही है। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी धारणा है जो नेगेटिव हो सकती है? एपीसी, एमपीसी, एमपीएस और एपीएस में से कौन सी ऐसी धारणा है जो नेगेटिव हो सकती है? एपीएस वो धारणा है जो नेगेटिव हो सकती है। ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। और एपीएस नेगेटिव कब होता है? आपसे पूछा जा सकता है। व्हेन सेविंग इज इक्वल टू जीरो, व्हेन सेविंग लेस देन जीरो, व्हेन सेविंग इज मोर देन जीरो, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे? व्हेन सेविंग इज लेस देन जीरो। जब सेविंग लेस देन जीरो है
तब ही एपीएस आल्सो विल बी लेस देन जीरो। ठीक है, यहाँ हमने समझ लिया। एपीएस जीरो कब हो सकता है? जब एस जीरो होगा, एस जीरो सेविंग जीरो होगा। यानी हमने देखा एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, एस अगर जीरो है और वाई कोई भी पॉजिटिव टर्म है, अगर आप जीरो को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो जीरो ही आएगा, तो एपीएस जीरो आएगा। एपीएस जीरो कब आता है? जब सेविंग जीरो हो। ये बिल्कुल याद रखना, आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि एपीएस जीरो कब होता है, तब आपको ये याद रखना है, अपने ऑप्शन ढूंढना है। सेविंग इज इक्वल टू जीरो कहाँ दिया हुआ है? सेविंग इज इक्वल टू जीरो उसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एपीएस जीरो से ज़्यादा कब होता है? एपीएस जीरो से ज़्यादा जब होता है जब सेविंग जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी सेविंग जीरो से ज़्यादा हो गई, तब एपीएस भी जीरो से ज़्यादा हो जाएगा। आपसे पूछा एपीएस ग्रेटर देन जीरो, व्हेन इट कैन बी हैपन, कब हो सकता है ये? व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन जीरो, जब सेविंग ग्रेटर देन जीरो तब वो हो सकता है। ठीक है, एक चीज और आपको यहां याद रखनी है कि एपीएस कभी भी एक भी नहीं हो सकता। कई बार क्वेश्चन आ सकता है, क्या एपीएस एक से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, नेवर। क्या एपीएस एक हो सकता है? नेवर। एपीएस एक भी नहीं हो सकता। एपीएस की वैल्यू हमेशा एक से कम रहती है। ठीक है, तो एक से ज्यादा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, इस चित्र में हमने देख लिया एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस कैन बी जीरो, एपीएस कैन बी मोर देन जीरो बट कैन नॉट बी वन। आगे बात करते हैं। अब हम एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस सब की बात करेंगे। एमपीसी क्या होती है बच्चों? एमपीसी होती है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी मतलब कंजम्पशन में परिवर्तन बटे इनकम में परिवर्तन, एमपीसी होती है। और एमपीएस क्या होती है? डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, उपभोग में बचत में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। ये सब आप पढ़ चुके होंगे आज की वीडियो में। तो हमने जस्ट ये देखना है कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको जैसे बताया एमपीसी क्या होती है, एमपीसी का फॉर्मूला क्या बताया? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। एमपीसी क्या होती है, एमपीएस क्या होती है, इनके फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसकी कितनी वैल्यू हो सकती है। देखो, एमपीसी की जो वैल्यू है ना, वो मिनिमम कितनी हो सकती है? एमपीसी की वैल्यू जीरो। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एक। एमपीएस की वैल्यू कितनी हो सकती है? मिनिमम जीरो। एमपीएस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एक। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी और एमपीएस जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो वन आता है। ठीक है, और एपीसी और एपीएस जब दोनों को जोड़ते हैं तब भी वन आता है। ये भी हमको याद रखनी है। और कभी भी हमको एमपीसी को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर वन में से एमपीएस को माइनस कर दें तब एमपीसी निकल जाती है। एमपीएस निकालना है तो क्या करते हैं, वन में से एमपीएससी को माइनस कर दो तो एमपीएस निकल जाती है। ऐसे ही एपीसी निकालना और एपीएस दे रखा है तो एक में से एपीएस को माइनस कर दो तो एपीसी निकल जाता है। एपीएस निकालना है तो एक में से वन में से अगर एपीएस निकालना है तो एपीसी को माइनस कर दो वन में से तो वो निकल जाता है। अब देखते हैं, अब इस टेबल को देखिए। इस टेबल में देखिए, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? नेगेटिव वैल्यू किसकी हो सकती है? एपीसी की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। अरे बच्चों, एपीसी तो कभी जीरो ही नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ से आएगी उसकी? तो एपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एपीएस नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एपीएस नेगेटिव हो सकती है, कब हो सकती है? पूछा जा सकता है एपीएस नेगेटिव कब हो सकती है। पहले मैं बता चुका हूं बच्चों, याद करो फटाफट। एपीएस का नेगेटिव कब हो सकती है? एपीएस नेगेटिव जब हो सकती है जब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। आगे बढ़ते हैं। एमपीसी नेगेटिव हो सकती है? नो 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 नो, एमपीसी कैन नॉट बी नेगेटिव। मैंने बताया था एमपीसी मिनिमम अगर कितनी हो सकती है तो जीरो हो सकती है। और वो भी जब हो सकती है, एमपीसी जीरो कब हो सकती है? जब डेल्टा वाई और डेल्टा एस बराबर हो। बात समझ में आई? ये पढ़ा होगा आपने, डेल्टा वाई और डेल्टा एस बराबर हो तब एमपीसी, तब हो सकता है एमपीसी जीरो हो, जब डेल्टा एस एंड डेल्टा वाई इक्वल हो, यानी डेल्टा सी जीरो हो, तब ही एमपीसी जीरो होगी। ठीक है। एमपीएस, क्या एमपीएस नेगेटिव हो सकती है? नहीं। एमपीएस कम से कम कितनी हो सकती है? जीरो। और वो भी कब? जब डेल्टा सी और डेल्टा वाई बराबर हो, यानी डेल्टा एस जीरो हो। क्योंकि डेल्टा सी और डेल्टा एस का जोड़ क्या होता है? डेल्टा सी और डेल्टा एस का जोड़ क्या होता है बताइए? डेल्टा वाई होता है ना। और आपको पता है कि अगर डेल्टा वाई और डेल्टा सी बराबर हैं तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगी।
तो तब डेल्टा एस जीरो होगा, तब एमपीएस जीरो होगा। ठीक है, जीरो किस किस की वैल्यू हो सकती है? जीरो किस किस की वैल्यू जीरो हो सकती है? एपीसी की वैल्यू जीरो हो सकती है, बताइए, सोचिए जल्दी। एपीसी की वैल्यू जीरो हो सकती है? एपीसी की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। अभी मैंने बताया आपको, भूल गए लगता है आप। एपीसी की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन वाई, और सी कभी जीरो होता नहीं। अगर अंश जीरो नहीं होगा तो भागफल भी कभी जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। एपीएस, क्या एपीएस जीरो हो सकता है? बताइए बताइए, एपीएस जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एपीएस कब जीरो होता है? जब एस जीरो होता है। और एस जीरो कब होता है? जब सी और वाई बराबर होते हैं। आपको ये याद रखना है एग्जाम में। आपको दिया हुआ है क्या एपीएस जीरो हो सकता है, किस अवस्था में जीरो होगा, तब आपके सामने अवस्थाएं दी होंगी, सी इज इक्वल टू वाई, सी ग्रेटर देन वाई, सी लेस देन वाई। आपको क्या देखना है? सी इज इक्वल टू वाई। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। एमपीसी, एमपीसी, क्या एमपीसी जीरो हो सकती है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया एमपीसी जीरो हो सकती है। हाँ हो सकती है। कब होगी? कब होगी? जल्दी बताइए, कब होगी? जब वो डेल्टा एस और डेल्टा वाई दोनों बराबर होंगे, तब आपकी जो है एमपीसी है वो जीरो हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। और अगर डेल्टा सी जीरो है तब डेल्टा एस और डेल्टा वाई बराबर होंगे, और डेल्टा सी जीरो होगा, और डेल्टा सी जीरो होगा। एमपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? याद करो, एमपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी जीरो है, अगर अंश जीरो है, भाग जिससे हर से भाग दोगे तो जीरो ही आएगा। तो एमपीसी की वैल्यू जीरो हो सकती है। क्या एमपीएस की वैल्यू जीरो हो सकती है? जल्दी बताइए। यस, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है यस हो सकती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कब हो सकती है? ये पूछा जा सकता है आपसे कि एमपीएस की वैल्यू जीरो कब होती है? क्या बताएंगे? जल्दी बताइए, क्या बताएंगे? एमपीएस की वैल्यू जीरो कब होती है? एमपीएस की वैल्यू जीरो जब होती है जब डेल्टा सी और डेल्टा वाई बराबर हो। जैसा आपने एमपीसी में देखा था ऐसा एमपीएस में एमपीएस की वैल्यू जीरो जब ही होती है। आगे बढ़ते हैं। किसकी वैल्यू वन हो सकती है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसकी वैल्यू वन हो सकती है? क्या एपीसी की वैल्यू वन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एपीसी की वैल्यू कब वन होती है? जहां सी कर्व और वाई कर्व आपस में एक दूसरे को काट रही थी, याद करिए, वहां पे सी और वाई बराबर थी। और आपको पता है एपीसी का फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन अपॉन इनकम, यानी सी अपॉन वाई, सी बटा वाई। जब सी और वाई बराबर हैं, दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। तो यहाँ पे आज हो सकता है कि भाई एपीसी की वैल्यू एक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, जब सी और वाई बराबर हो तब हो सकती है। क्वेश्चन आता है, क्या एपीएस की वैल्यू, एपीएस की एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू क्या एक हो सकती है? नेवर। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेविंग और इनकम कभी भी इक्वल टू नहीं होते। क्यों? देर सेविंग और, अच्छा आप ये बताओ, मैंने आपको बताया सेविंग और इनकम कभी इक्वल नहीं होते, क्योंकि इनकम क्या होती है? सी प्लस एस। और सी कभी, वाई और एस इक्वल कब होंगे? जब सी जीरो होगी, और सी कभी जीरो होती नहीं, हमने पहले पढ़ा था। सी जीरो नहीं होगी तो एस और वाई कभी बराबर नहीं होंगे, एस और वाई कभी बराबर नहीं होंगे, तो एस कभी, एपीएस कभी, फिर एक कैसे हो सकता है? एपीएस एक हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। एमपीसी एक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है एमपीसी एक। जब डेल्टा एस जीरो हो तो सारी की सारी जो डेल्टा वाई है वो क्या होगी? डेल्टा सी होगी, यानी डेल्टा वाई डेल्टा सी बराबर होगी, और डेल्टा सी और डेल्टा वाई बराबर होगी तो एमपीसी की वैल्यू एक आएगी। एमपीएस कभी एक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जब डेल्टा सी जीरो हो और डेल्टा एस और डेल्टा वाई। अब आपके सामने ये बात आई, मैंने आपको कहा सी जीरो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। डेल्टा सी जीरो हो सकती है? हाँ हो सकती है। डेल्टा सी जीरो हो सकती है, सी जीरो नहीं हो सकती। कंजम्पशन जीरो नहीं होगी, परंतु कंजम्पशन में जो परिवर्तन आया वो हो सकता है जीरो हो। ऐसा हो सकता है कि आदमी अपनी सारी इनकम को सेव कर दे, या नेशनल देश में जितनी भी इनकम है वो सेव कर ली जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि कंजम्पशन हो ही ना। कंजम्पशन तो होता ही है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोर देन वन की। मोर देन वन, एपीसी क्या मोर देन वन हो सकती है? एपीसी क्या मोर देन वन हो सकती है? बताइए। एपीसी मोर देन वन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एपीसी मोर देन वन कब होती है? जब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम होती है, तब एपीसी मोर देन वन होती है। व्हेन सी ग्रेटर देन वाई, तब एपीसी ग्रेटर देन वन। ठीक है।
आगे पूछते हैं, बढ़ते हैं हम, क्या APS ग्रेटर देन 1 हो सकती है? जब APS 1 ही नहीं हो सकती तो ग्रेटर देन 1 होने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। MPC क्या ग्रेटर देन 1 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि डेल्टा C डेल्टा Y से ज़्यादा नहीं हो सकती। डेल्टा C मैक्सिमम कितनी हो सकती है? डेल्टा Y के बराबर हो सकती है। और जब डेल्टा C डेल्टा Y से ज़्यादा नहीं हो सकती तो MPC भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और MPS क्या हो सकती है? MPS के साथ भी वही बात है कि डेल्टा S कभी भी डेल्टा Y से अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ तक हमने ये समझा। तो इन सारे कंसेप्ट के माध्यम से मैंने आपको कोशिश करी कुछ ऐसे क्वेश्चंस समझाने की जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं वो समझ में आए होंगे। और नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, इस वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको वे सारे कंसेप्ट क्लियर हों और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में कर पाएँ। तो इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं। आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।